हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रयाग स्टडी। में हूं आपका ट्यूटर आशीष श्रीवास्तव। आप सभी का स्वागत है प्रयाग स्टडी में एक बार फिर से। आज हम लोग क्लास 9 के हिस्ट्री के चैप्टर सेकंड द सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन उसका सेकंड लेक्चर लेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि समाजवाद व्हाट इज सोशलिज्म, व्हाट इज कम्युनिज्म एंड समाजवाद कैसे आया, सोशलिज्म कैसे आया यूरोप में, उसके पीछे के कारण क्या थे। उन सारी चीज़ों को मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाई है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके एक बार प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो में आएगा तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करना है कि जो सोशलिज्म तो पूरे यूरोप में आ गया, उसके बारे में मैंने आपको समझा दिया। आज का जो टॉपिक है वो है रशियन रेवोल्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि चैप्टर का नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो सोशलिज्म तो हम लोगों ने समझ लिया कि सोशलिज्म क्या होता है, कैसे सोशलिज्म यूरोप में आया। आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कि सोशलिज्म की वजह से रशिया में रेवोल्यूशन कैसे हुए, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्लास को, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जल्दी से जल्दी, ताकि हम लोग इस चैप्टर को जल्दी से पढ़ के क्या कर सके, खत्म कर सके। तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। चलिए, ये तो लास्ट चैप्टर हमारे लास्ट टॉपिक हो चुके थे। आज हम लोग को बात करना है द रशियन रेवोल्यूशन के बारे में। देखो, रशियन रेवोल्यूशन को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे रशिया की कंडीशंस के बारे में, कि रशिया की इकोनॉमी कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी। जब इन सारी चीज़ों को आप समझोगे तभी आप समझ पाओगे कि समाजवाद सोशलिज्म रशिया में आया क्यों और किस तरह इसने रशियन रेवोल्यूशन को क्या किया, बढ़ावा दिया। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे रशिया के बारे में। आइए थोड़ी बहुत बातें उसके बारे में समझते हैं हम लोग। द रशियन रेवोल्यूशन, ड्यूरिंग द रशियन रेवोल्यूशन की मैं बात करूं तो जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ उससे पहले नॉर्मल सी बात है, कहीं भी डेमोक्रेसी तो थी नहीं। सब जगह क्या थे, ऑटोक्रेटिक रूलर्स थे, राजा महाराजाओं का क्या था, शासन था। उसी तरह रशिया में देखेंगे एक ऑटोक्रेटिक जार निकोलस सेकंड रूल करता था रशिया में। ठीक है ना, ऑटोक्रेटिक मतलब होता है एब्सोल्यूट रूल ऑफ वन पर्सन। जार का मतलब होता है किंग। ओके, जार का मतलब क्या होता है, किंग। जैसे हम लोग किंग बोलते हैं ना, उसी तरह रशिया में किंग को क्या बोलते हैं, जार बोलते हैं। तो जार निकोलस सेकंड उनका क्या था, नाम था। तो जार निकोलस सेकंड नाम का एक राजा क्या करता था, रशिया में राज करता था। बहुत बड़ा एम्पायर था, बहुत बड़ा एम्पायर। आप सोच लीजिए इस समय का जो अफगानिस्तान देख रहे हैं ना, वहां तक उसके बॉर्डर फैले हुए थे। अभी हाल ही में रशिया वर्सेस वॉर चल रहा था यूक्रेन का, आप लोगों ने देखा होगा। तो रशियन रेवोल्यूशन से पहले जो यूक्रेन था वो किसका पार्ट था, रशिया का ही पार्ट था। ठीक है, लिथुआनिया, बहुत सारी कंट्री, लगभग रशियन रेवोल्यूशन के बाद जब रशिया टूटा, यूएसएसआर टूटा, तो लगभग 13 तो 15 कंट्रीज बनी और एक रशिया अलग से बना। तो एक बहुत बड़ा अंपायर था रशियन अंपायर, आप समझ सकते हैं। ठीक है, और रशियन अंपायर में बात करें तो उसमें आपके जो मेन रिलीजन था तो उसमें रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी वहाँ का मेन रिलीजन था। जैसे क्रिश्चियंस में भी बहुत सारे टाइप्स के क्रिश्चियंस होते हैं। ठीक है, तो जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी एक तरह से थोड़ा सा कंजर्वेटिव टाइप के जो क्रिश्चियंस होते हैं उनको बोलते हैं रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। तो वहाँ का क्या था, ये मेन रिलीजन था। उसके अलावा बहुत सारे रिलीजन थे। ठीक है ना, जैसे कैथोलिक थे, प्रोटेस्टेंट थे, मुस्लिम थे, बुद्धिस्ट थे, बहुत सारे लोग थे जो वहाँ पे रहते थे। लेकिन जो मेजर पॉपुलेशन था जिस रिलीजन का, वो क्या था, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। ओके, इकोनॉमिक एंड सोसाइटी की मैं बात करूं रशिया के, तो रशिया की इकोनॉमी नॉर्मल सी बात है, वहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, पूरी इकोनॉमिक अगर मैं रशिया की बात करूं तो अभी भी वहाँ की मेजर इकोनॉमी किस पे बेस्ड थी, एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी। वही रशिया के आसपास अगर आप देखेंगे हर जगह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, हर जगह बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनी, लेकिन रशिया में उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। रशिया में अभी भी जो मेन ऑक्यूपेशन था वो क्या था, एग्रीकल्चर था। आप देखेंगे अबाउट 85%, पूरे रशियन एम्पायर में लगभग 85% लोग कहां से पैसा अर्न करते थे, एग्रीकल्चर से। कहां से, एग्रीकल्चर से। अबाउट 85% ऑफ द रशियन एम्पायर्स पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर। तो अभी भी लगभग 80 से 85% लोग किस पे डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। ठीक है, तो आप समझ सकते हो। और उस समय आप बात करेंगे ना, उस समय रशिया क्या था, मेजर ग्रेन एक्सपोर्टर हुआ करता था। ठीक है,
क्योंकि बहुत बड़ा अंपायर था और लगभग 85% लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे, इस वजह से प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उस समय मार्केट में आप देखेंगे बहुत बड़ा मेजर एक्सपोर्टर होता था ग्रेन का, ठीक है ना, फूड्स ग्रेन्स का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था रशिया। यहाँ पे लिखा होगा रशिया वाज द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ द ग्रेन। ओके, चलिए अगर मैं इंडस्ट्रीज की बात करूं तो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज रशिया में उस समय नहीं हुआ करती थी, कहीं कहीं छोटी बहुत इंडस्ट्रीज थी, पॉकेट इंडस्ट्री आप कह सकते हैं, जैसे कपड़ों में कहीं कहीं पॉकेट्स होता है, उसी तरह रशिया में कहीं कहीं इंडस्ट्रीज थी। जैसे कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज की मैं बात करूं तो जैसे सेंट पीटरबर्ग है, मॉस्को है, तो यही इन एरियाज में क्या थे, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज थे मोस्टली। वहां पे आप भी जो काम होता था वो कैसे होता था, क्राफ्टमैन्स जो होते थे, जो हाथ से काम करने वाले लोग थे, वहीं पे वहां पे भी क्या थे, अवेलेबल थे, ठीक है। 1890 में आप देखेंगे मेनी फैक्ट्री वर सेटअप, बहुत सारी फैक्ट्रीज क्या हुई, सेटअप हुई, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी रशिया में क्या हुआ, धीरे धीरे आना शुरू हुआ, ठीक है। और जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट आएगा वैसे वैसे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, तो धीरे धीरे रशिया का भी डेवलपमेंट क्या हुआ, शुरू हुआ। अगर कहीं किसी कंट्री में इंडस्ट्री को डेवलप करना है तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए जरूरी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि रॉ मटेरियल जल्दी से आए और जल्दी से जो गुड्स बने वो मार्केट में जाके क्या हो जाए, सेल हो जाए। और इसी चीज को देखते हुए रशिया में धीरे धीरे क्या हुआ, रेलवे का एक्सपेंशन हुआ, और जैसे जैसे रेलवे का एक्सपेंशन शुरू हुआ वैसे वैसे इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन भी क्या होने लगे, बढ़ने लगे, ठीक है। जब रेलवे का एक्सपेंशन होगा तो जरूरत किसकी बढ़ेगी, नॉर्मल सी बात है, उस समय जो मेटल्स थे उनके ज्यादा डिमांड थी, तो इस वजह से आप देखेंगे कोल का प्रोडक्शन 2 गुना बढ़ गया, मेटल का प्रोडक्शन लगभग 4 गुना बढ़ गया। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं आफ्टर द एक्सपेंशन ऑफ द रेलवे, रेलवे के एक्सपेंशन के बाद, कहाँ पे, रशिया में। ओके, वही रशियन वर्कर्स की अगर मैं बात करूं तो रशियन वर्कर्स की मिनिमम इंडस्ट्रियल वर्कर एंड क्राफ्ट वर्कर्स की मैं बात करूं तो मोस्ट इंडस्ट्रीज वर प्राइवेट, जितने भी इंडस्ट्रीज थी वो कैसी थी, प्राइवेट थी, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती थी, गवर्नमेंट सुपरवाइज देम, गवर्नमेंट उनको सुपरवाइज करती थी, इंश्योर द मिनिमम वेजेस एंड द लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क। जितने भी इंडस्ट्रीज थे उस समय रशिया पे, उस पर कंट्रोल कौन करता था, गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, और वो इंश्योर करती थी कि वहां के लोगों को क्या मिले, मिनिमम वेजेस मिले और लिमिटेड वर्किंग आवर्स मिले। लेकिन आपको पता ही है रूल कौन मानता है, उस तरह उस समय रशिया में भी कोई रूल मानने वाला नहीं था, और वही हुआ, ठीक है। सारे रूल्स तो थे लेकिन रूल्स को मानने वाला कोई नहीं था। ऑफन दीज रूल्स वर ब्रोकन, ये रूल्स क्या किए जा रहे थे, तोड़ दिए जाते थे, क्या कर दिए जाते थे, तोड़ दिए जाते थे, ठीक है। वही क्राफ्ट वर्कर्स की बात करें तो क्राफ्ट वर्कर्स लगभग 14 से 15 घंटे काम करते थे, और फैक्ट्री वर्कर्स की बात करें तो 10 से 12 घंटे तक फैक्ट्री वर्कर्स से क्या कराया जाता था, काम कराया जाता था। कहाँ पे, रशिया में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं। इवन जो वर्कर्स थे, वर्कर्स का आपस में भी क्या था, डिवीजन था, डिवीजन ऑफ लेबर भी आपको पूरे यूरोप में, पूरे रशिया में देखने को मिलेगा। डिवीजन ऑफ लेबर कैसे देखने को मिलेगा, आप देखेंगे वर्कर्स आर डिवाइडेड इन सोशली ग्रुप, बहुत सारे सोशली ग्रुप में वर्कर्स भी क्या थे, डिवाइडेड थे, ठीक है। सम ऑफ देम फ्रॉम द विलेज एंड अदर फ्रॉम द सिटीज, कुछ ऐसे वर्कर्स थे जो कहाँ से थे, गांव से थे, कुछ कहाँ से थे, सिटीज थे, तो सिटीज और गांव के विलेज, सिटी और विलेज के वर्कर्स क्या हो गए, डिवाइड हो गए। वही अगर मैं वर्कर्स की बात करूं तो वर्कर्स अपनी स्किल के बेस पे भी क्या थे, डिवाइडेड थे, स्किल के बेस पे भी वर्कर्स क्या थे, वहां पे डिवाइडेड थे। कुछ ऐसे थे जो मेटल वर्कर्स थे, जो अपने आप को सारे वर्कर्स में क्या मानते थे, एरिस्टोक्रेट्स मानते थे, एरिस्टोक्रेट्स अमंग वर्कर्स। अपने वर्कर्स ग्रुप में सबसे अपने आप को ऊंचा मानने वाले वर्कर कौन थे भाई, वो थे आपके मेटल वर्कर। क्यों, क्योंकि भाई जो शुरुआत में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान में सबसे ज्यादा जरूरत किसकी थी, मेटल की। अब जब मेटल आएंगे तो मेटल वर्कर्स की जरूरत ज्यादा बढ़ेगी, तो जितना ज्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा उतना मेटल वर्कर्स की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। तो जिनकी डिमांड थी वो अपने आप को क्या मानते थे कि भाई हम ही यहाँ पे क्या है, सर्वोपरि हैं। तो मेटल वर्कर्स की डिमांड ज्यादा होने की वजह से मेटल वर्कर्स अपने आप को क्या मानते थे, एरिस्टोक्रेट्स मांगते थे अमंग द वर्कर्स। ओके, वही वुमेन्स की बात करें तो वुमेन्स भी फैक्ट्री में लगभग 31% जो लेबर फोर्स थी वो कौन थी, वुमेन्स थी। कौन थी, वुमेन्स थी। बट देखिएगा उसके बावजूद भी इनको जो सैलरी मिलती थी, मैन जो पुरुष थे उनकी तुलना में क्या मिलती थी, कम मिलती थी। जो मैन थे उनकी तुलना में क्या मिलती थी, कम मिलती थी। इसके बारे में भी मैंने कल के वीडियो में बात की थी, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द रोल ऑफ द वर्कर एसोसिएशन। देखिएगा वर्कर्स में इतने ज्यादा डिवीजन होने के बावजूद भी ये जो वर्कर्स थे ना, ये बहुत ही ज्यादा क्या थे, आपस में जुड़े हुए थे, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे। इनकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी वो बहुत ही ज्यादा क्या थी, स्ट्रांग थी। तो आप पाएंगे
यूरोप के रशिया के वर्कर्स के बारे में, वो क्या थे, बहुत ज्यादा यूनाइटेड थे। वर्कर्स फॉर्म एसोसिएशन टू हेल्प मेंबर इन द टाइम ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। तो वहाँ के वर्कर्स ने जो अपना एसोसिएशन बनाया था वो बहुत ज्यादा क्या था, स्ट्रांग था। ऐसा एसोसिएशन था ना जिसमें क्या होता था ना, अगर कोई वर्कर अनएम्प्लॉयड है ना, तो इनका एसोसिएशन इतना स्ट्रांग था कि अगर कोई अनएम्प्लॉयड वर्कर है तो उसको लोग खोज के बता देते थे कि भैया इस फैक्ट्री में जगह खाली है, वहां जाओ, वहां जाके क्या कर लो, काम कर लो। एकदम स्ट्रांग वर्कर एसोसिएशन। ओके, इन स्पाइट ऑफ डिवीजन वर्कर यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क इफ दे डिसएग्री विद द एम्प्लॉयर्स। इतने डाइवर्सिटी थी वर्कर्स में कुछ अपने आप को अरिस्टोक्रेट्स मान रहे थे, कुछ अलग अलग तरह के वर्कर थे, गांव के वर्कर और शहरों के वर्कर। तो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी इनके अंदर यूनिटी बहुत थी, गजब की यूनिटी थी। इनका एसोसिएशन इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि क्या कहा जाए। अभी आगे चल के आपको पता चलेगा कि वर्कर एसोसिएशन कितने ज्यादा स्ट्रांग थे। उसके बाद इन स्पाइट ऑफ डिवीजन, इतने सारे डिविजन के बावजूद आप देखेंगे तो वर्कर यूनिटी क्या थी, बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। अगर कहीं भी किसी वर्कर के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है तो लगभग सारे वर्कर्स जितने थे, फैक्ट्री वर्कर, सब एक साथ क्या कर देते थे, स्ट्राइक कर देते थे। इतनी ज्यादा क्या थी, वर्कर्स की यूनिटी थी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्कर्स यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क इफ दे डिसएग्री विद द एम्प्लॉयर्स। अगर वो एम्प्लॉयर से, जो भी वर्कर्स थे, अगर एम्प्लॉयर से डिसएग्री होते थे तो सारे वर्कर्स मिलकर क्या करते थे, एक साथ स्ट्राइक कर देते थे। अभी आगे चल के आपको पता चलेगा कितना स्ट्राइक था। और देखेंगे स्ट्राइक टुक प्लेस फ्रीक्वेंटली इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उस समय बहुत ज्यादा क्या होते थे, स्ट्राइक होते थे। और धीरे धीरे मेटल इंडस्ट्री में भी क्या होने लगे, धीरे धीरे क्या होने लगे, स्ट्राइक्स बढ़ने लगे। तो वर्कर एसोसिएशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, वर्कर यूनियन उस समय क्या थे, बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। वर्कर्स के बाद अब नंबर आता है किसका, पीजेंट्स का। ठीक है, पीजेंट्स कौन थे भाई, अगर मैं पीजेंट्स की बात करूं तो जो पूरे पीजेंट्स थे ना, पूरे यूरोप के पीजेंट्स मतलब फार्मर्स की मैं बात कर रहा हूं, यूरोप के पीजेंट्स और रशियन पीजेंट्स की मैं बात करूंगा तो आप पाओगे कि जो रशियन पीजेंट्स है वो टोटली क्या थे, अलग थे, यूरोपियन पीजेंट्स थे। यूरोप में आपने देखा कि जो पीजेंट्स थे ना, वो जो उनके लैंडलॉर्ड थे, जो फीडर्स होते थे, उनकी रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन रशिया में जो पीजेंट्स थे ना, वो टोटली डिफरेंट थे, वो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे नोबिलिटी की। ओके, और ये बॉर्न सोशलिस्ट थे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है ना, ये चाहते क्या थे पीजेंट्स, इनका मानना था कि भाई जितने भी नोबल्स के लैंड है वो किसको दे दिए जाए, पीजेंट्स को दे दिए जाए। किसको दे दिए जाए, पीजेंट्स को। डिवाइडेड लाइक वर्कर्स, ये भी वर्कर्स की तरह डिवाइड थे, बड़े पीजेंट, छोटे पीजेंट्स, इस तरह बहुत सारे फॉर्मर्स थे। डिसरिस्पेक्ट द नोबिलिटी, नोबिलिटी पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे नोबिलिटी की। ओके, रिफ्यूज टू पे रेंट, भाई इनको रेंट पे करना पसंद नहीं था। रिफ्यूज टू पे रेंट एंड द मर्डर द लैंडलॉर्ड। रेंट पे करने से क्या करते थे, मना कि भैया हम आपके लैंड पे काम तो कर रहे हैं लेकिन हम रेंट पे नहीं करेंगे। इनका मानना था कि ये लैंड किसका है, ये लैंड नेचर द्वारा मिला हुआ है, प्राकृतिक ने दिया है, इस पे काम हम कर रहे हैं, प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, सब कुछ हम करें और आपको हम रेंट पे करें, ऐसा क्यों करें भाई। तो ये पहले से ही सोशलिस्ट थे, इनके दिमाग में पहले से ही सोशलिज्म भरा हुआ था। तो ये बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे नोबिलिटी के। अगर कोई इनसे रेंट मांगने आ भी जाता था ना तो लैंडलॉर्ड का भी मर्डर कर देते थे। और यही चीज है कि 1905 में देखेंगे पूरे रशिया में मर्डर्स कॉमन थे, बहुत कॉमनली मर्डर कर दिए जाते थे। नोबल्स हैं टैक्स मांगने, पीजेंट्स ने क्या कर दिया, मार दिया। तो एक कॉमन ट्रेडिशन था पूरे यूरोप में पीजेंट्स का। ठीक है, कि कोई भी टैक्स मांगने आए मार दो। ठीक है, और भैया जब ये मारेंगे तो उधर से भी मारते थे लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लोग मारते थे। इसलिए बोला जाता था कि 1905 में जो मर्डर्स थे वो पूरे रशिया में क्या थे, कॉमन थे। ठीक है, बट दे वर सोशलिस्ट बिकॉज दे प्रोड्यूस टुगेदर एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। मैंने आपको बताया था इतना सब कुछ था, बट दे वर सोशलिस्ट, ये लोग क्या थे, सोशलिस्ट थे। क्यों सोशलिस्ट इनको बोला जाता था, बिकॉज ये लोग क्या करते थे, प्रोड्यूस टुगेदर, एक साथ प्रोड्यूस करते थे। एक साथ प्रोड्यूस करने को वहां पे मीर फार्मिंग बोला जाता था, कि सारे गांव के लोग मिलकर एक साथ प्रोडक्शन किए और प्रोडक्शन करने के बाद सब में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। साथ जितना भी प्रॉफिट हुआ, जितना भी प्रोडक्शन हुआ, सब में क्या कर दिया, कली क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसलिए बोला जाता था कि ये क्या होते हैं, बॉर्न सोशलिस्ट थे, शुरू से ही ये सोशलिस्ट थे, इनके अंदर सोशलिज्म की भावना पहले से ही थी। ठीक है ना, इसको बोलते थे कम्यून मीर फार्मिंग के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो अक्सर पूछता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए, सोशलिज्म इन रशिया, यूरोप में समाजवाद, सॉरी सोशलिज्म इन रशिया, रशिया में समाजवाद की शुरुआत कैसे होती है।
सोशलिज्म रशिया में कैसे आता है। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया वो रशिया की कंडीशंस के बारे में बताया कि रशिया की कंडीशंस कैसी थी। राजा का रूल था, ठीक है, सोसाइटी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थी, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं थे, कहीं कहीं छोटे छोटे इंडस्ट्रीज थे, पॉकेट इंडस्ट्री जिनको बोलते हैं, जैसे सेंट पीटरबर्ग और मॉस्को में इंडस्ट्री का धीरे धीरे ग्रोथ हुआ, जैसे से रेलवे का एक्सपेंशन हुआ तो कोयले का प्रोडक्शन और मेटल प्रोडक्शन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। वहीं वर्कर्स की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे वर्कर्स की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। जो क्राफ्ट वर्कर्स थे उनको 15-15 घंटे काम करना है, और जो इंडस्ट्री में वर्कर काम कर रहे हैं वो लगभग 12 से 10 घंटे लगातार काम कर रहे हैं। वहीं वर्कर्स में बात करूं तो वर्कर्स आपस में डिवाइडेड थे ऑन द बेसिस ऑन देयर वर्क। उसमें जो मेटल वर्कर्स थे वो अपने आप को मानते थे कि मैं सारे वर्कर्स का क्या हूँ, एरिस्टोक्रेट्स हूँ, बट इतने सारे डिवीजन के बाद भी जो वर्कर एसोसिएशंस थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे। क्लियर है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात की। वहीं पीजेंट्स के बारे में मैंने बात की कि पीजेंट्स भी क्या थे, कम नहीं थे, ठीक है, वो नोबेल्टी की लैंड चाहते थे, डिवाइड लाइक अ वर्कर, जैसे वर्कर डिवाइड थे वैसे ये भी डिवाइड थे, नोबेल्टी की रिस्पेक्ट करते थे, रेंट नहीं पे करते थे, लैंडलॉर्ड को मार देते थे, और सोशलिस्ट थे, पहले से ही क्या थे, सोशलिस्ट थे। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो कहाँ आता है कि सोशलिज्म इन रशिया। रशिया में समाजवाद की शुरुआत कैसे होती है, आइए हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। देखिए समाजवाद के रिलेटेड मैंने जो चीज़ बताई थी वो आपको याद होना चाहिए कि शुरुआत में जो समाजवाद आया, समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था, वर्कर्स को क्या प्रोवाइड कराना, इक्वलिटी प्रोवाइड कराना, ठीक है। और अभी जितना भी चीज़ आप लोग पढ़े थे उसमें लगातार हम लोगों ने वर्कर्स के बारे में ही बात की। तो समाजवाद का जो मुख्य केंद्र रहा शुरुआत में वो कौन से रहे, वर्कर्स रहे हैं। बाद में धीरे धीरे इसमें किसान और कॉमन पीपल जुड़ गए, लेकिन शुरुआत में क्या इसका मुख्य उद्देश्य था कि वर्कर्स जो है उनको क्या करना है, इक्वलिटी प्रोवाइड कराना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं सोशलिज्म इन रशिया, रशिया में सोशलिज्म की शुरुआत कैसे होती है, ठीक है। देखिएगा रशिया में मैंने अभी आपको बताया रशिया एक ऑटोक्रेटिक रूलर के अंडर में था जिसका नाम था जार निकोलस सेकेंड। वहाँ पे राजा का रूल होता था, कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, तो राजा का रूल था वहाँ पे, कहाँ पे, रशिया में, ठीक है। और राजा के द्वारा क्या किया गया था, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी थी रशिया में बिफोर 1914 1914 से पहले, ठीक है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी थे उसको क्या कर दिया गया था, इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। क्या डिक्लेयर कर दिया गया था, इलीगल। मतलब रशिया में किसी तरह की पॉलिटिकल पार्टी बनाना क्या था, इलीगल था। इसके बावजूद भी आप रशिया की अगर मैं बात करें तो रशिया में सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी जो थी वो बनी हुई थी, अंडरग्राउंड पार्टी थी, से ओपन पार्टी नहीं थी, छुप छुप के ये पार्टी बनी हुई थी जिसका नाम था क्या, सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। They set up the newspaper, mobilize workers, organize strike and strike the concern of। तो इनका काम क्या था भाई, वर्कर्स की कंडीशन को क्या करना, ऑब्जर्व करना, और वर्कर्स के लिए क्या करना, वर्कर्स को इकट्ठा करना, और उनके लिए क्या करना, स्ट्राइक अरेंज करना। ये सब कौन करती थी, सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी करती थी, ठीक है। पीजेंट्स एंड वर्कर वर डिफरेंट। पीजेंट्स आर द मेन सोर्स ऑफ सोशलिज्म बिकॉज दे आर नेचुरल सोशलिस्ट। पीजेंट्स जो थे वो टोटली डिफरेंट थे, मैंने बताया पीजेंट्स एंड वर्कर वर डिफरेंट। पीजेंट्स और वर्कर दोनों में क्या था, डिफरेंस था। जो वर्कर्स थे वो तो सोशलिस्ट नहीं थे, लेकिन पीजेंट्स मैंने अभी आपको बताया कि वो तो मीट फार्मिंग कर रहे, तो वो पहले से ही क्या थे, सोशलिस्ट थे। डेट्स वाई कभी बना नहीं। शुरुआत में जो समाजवादी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी बनी, ये किसके लिए बनी, सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स के लिए बनी। किसके लिए बनी, वर्कर्स के लिए बनी, पीजेंट्स के लिए नहीं बनी। तो पीजेंट्स ने क्या किया, पीजेंट्स ने क्या किया, इनका मेन फैक्टर, मेन फोर्स ऑफ द रिवोल्यूशन के थे भाई, ये तो पहले से सोशलिस्ट थे इसलिए रिवोल्यूशन का केंद्र बन गए, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, भाई मेरे पास भी अपनी डिमांड्स हैं, मेरे पास भी क्या है, अपनी डिमांड्स है, मैं अपनी डिमांड कैसे रखूं, तो इन्होंने अपनी डिमांड रखने के लिए अपनी एक पार्टी बना ली, ठीक है, जिसका नाम क्या रखा, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900। तो याद रखिएगा अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि जो वर्कर्स द्वारा पार्टी बनी थी, सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, कब बनी थी, 1898। तो अक्सर पूछता है वर्कर्स द्वारा बनाई गई पार्टी का नाम क्या था, तो ये वर्कर्स द्वारा बनाई गई पार्टी का नाम क्या था, सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी। वहीं अगर मैं बात करूं तो पीजेंट्स द्वारा जो बनाया गया था उसका नाम क्या था, तो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी वर्कर पार्टी। देखिए रीजन क्या है ना, दोनों के जो इंटरेस्ट थे ना वो अलग अलग थे, पीजेंट्स और वर्कर्स दोनों के क्या थे, इंटरेस्ट अलग अलग थे। वर्कर्स क्या डिमांड, वर्कर्स की डिमांड क्या थी, वर्कर्स की डिमांड थी कि सर हमारे जो वेजेस हैं उसको क्या कर दिए जाए, बढ़ा दिए जाए, हमारी जो सैलरी है उसको बढ़ा दिया जाए, और जो हमारी वर्किंग आवर्स है उसको क्या कर दिए जाए, कम कर दिए जाए। जो हम लोग 14 घंटे 15 घंटे काम कर रहे हैं उसको कम किया जाए, उसको सेट किया जाए, कम काम कराया जाए, और जो सैलरी हमारी ये क्या कर दी जाए, उसको बढ़ा दी जाए। वही पीजेंट्स की डिमांड क्या थी,
अलग थी। इनका क्या मानना था कि जितने भी नोबल्स के पास लैंड है, नोबल्स के लैंड किसको दे दिए जाए, पीजेंट्स को दे दिए जाए। जितने भी नोबल्स के पास लैंड है वो किसको दे दिए जाए, पीजेंट्स को दे दिए जाए। और इसी इंटरेस्ट क्लास की वजह से दोनों ने क्या कि अलग अलग पार्टी बनाई अपनी, ठीक है। एक था सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी और एक था सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा, दोनों के पार्टी के नाम याद रखिएगा, कब स्टैब्लिश हुए इसको याद रखिएगा, ठीक है। आइए, रीजन फॉर द 1905 रिवोल्यूशन, 1905 का रेवोल्यूशन। 1905 में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो जहां से रशियन रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है, 1905 का रेवोल्यूशन। देखिएगा रशिया में बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए हैं, छोटे छोटे बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए हैं। उन सबको हम लोग कंबाइन करके जब पढ़ते हैं ना तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रशियन रेवोल्यूशन। ऐसा नहीं है कि सारे रेवोल्यूशन को अलग अलग पढ़ लिया जाए, तो उनको कॉमनली हम लोग कंबाइन रूप से क्या बोलते हैं, रशियन रेवोल्यूशन बोलते हैं। इसमें मोस्टली दो जो सबसे मेन रेवोल्यूशन है उनके बारे में हम लोग आगे चल के बात करेंगे। एक तो है फरवरी रेवोल्यूशन और एक क्या हमारा अक्टूबर रेवोल्यूशन। ये दो हमारे मेन रेवोल्यूशन है, उनके बारे में हम लोग को बात करना है आगे चल के, ठीक है। बट उससे पहले हमारे पास जो है वो 1905 का रेवोल्यूशन है जो रशिया में आया। तो 1905 में ऐसा क्या हुआ, आइए इसके बारे में बात करते हैं, और ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में भी बात करते हैं। तो रशिया में अगर मैं बात करूं 1905 का रेवोल्यूशन हुआ क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या रहा। इसके पीछे का रीजन रहा कि बैड ईयर ऑफ द वर्कर्स, रशियन वर्कर्स के लिए क्या था, बहुत बुरा साल रहा। क्यों, क्योंकि ये साल प्रोडक्शन क्या रहा, बिल्कुल भी लो, एकदम लो रहा, प्रोडक्शन क्या रहा, लो। प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड इंक्रीज, नॉर्मल जो एसेंशियल गुड्स थे उनकी प्राइस क्या होती गई, लगातार बढ़ती गई। मेंबरशिप ऑफ वर्कर एसोसिएशन लगातार बढ़ने लगे, वर्कर एसोसिएशन की मेंबरशिप भी क्या होने लगी, लगातार बढ़ने लगी। और जो वर्कर्स की सैलरी है वो भी लगातार क्या होने लगी, डिक्रीज होने लगी। लगभग 20% तक सैलरी क्या होगी उनकी, डिक्रीज हो गई 1904 और 1905 के बीच में, ठीक है। तो ये सारी घटनाएं थी, लॉन्ग टर्म काजेस थे किसके, 1905 के रेवोल्यूशन के, ठीक है। ब्लडी संडे 1905 रेवोल्यूशन, 1905 का जो रेवोल्यूशन है उसको हम लोग ब्लडी संडे के नाम से भी जानते हैं। ब्लडी संडे के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि सर ये संडे को हुआ था और संडे को हुआ था और इसमें क्या बना था, खून बहा था। तो संडे को होने की वजह से इसको क्या नाम दे दिया गया, ब्लडी संडे। ये इसी को हम लोग नाम देते हैं 1905 रेवोल्यूशन। तो 1905 रेवोल्यूशन के पीछे के जो कारण थे उनको मैंने बताया कि ये कुछ लॉन्ग टर्म कॉजेज थे, इसके अलावा कुछ शॉर्ट टर्म भी कॉजेज जो इमीडिएट कॉजेज है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। हुआ क्या 1905 में, आपको पता है वर्कर एसोसिएशंस क्या थे, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे। और इमीडिएट कॉजेज में अगर आप देखोगे तो 4 ऐसे वर्कर्स थे जो सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी के क्या थे, मेंबर थे। बहुत सारी छोटी छोटी फैक्ट्री थी पीटरबर्ग में, ठीक है। तो वहाँ पे जो ये 4 वर्कर्स थे उनको क्या कर दिया गया, वो काम से निकाल दिया गया। वर्कर्स तो वैसे ही पहले से परेशान थे, उनको तो एक चांस चाहिए था कि कैसे हम लोग क्या कर सकें, स्ट्राइक कर सके, कैसे हम अपने डिमांड के बारे में क्या कर सकें, बातें कर सके। और ये उनको मिल गया चांस। मैंने आपको बताया वर्कर एसोसिएशन इतने स्ट्रांग थे कि कुछ ही दिनों में लगभग 1,10,000 वर्कर्स क्या हो गए, इकट्ठा हो गए स्ट्राइक करने के लिए। और फाइनली फादर गिपॉन के लीडरशिप के अंडर में वो कहाँ चले गए, विंटर पैलेस की तरफ बढ़ने लगे। किससे बात करने के लिए, जार से बात करने के लिए। तो जार कौन है भैया, मैंने अभी बताया था ना, जार का मतलब किंग। और उस समय रशिया का कौन था, निकोलस सेकेंड। उसमें बड़ा अच्छा नाम होता था ना, जैसे हम लोगों ने देखा था फ्रांस में लुइस 16, लुइस 1, लुइस 3। तो उस समय के राजाओं के नाम बड़े आसान है, वहाँ के राजाओं के नाम याद रखना। उसी तरह यहाँ देखिए जार निकोलस फर्स्ट, जार निकोलस सेकेंड, ठीक है। और ये रशियन एम्पायर का ये लास्ट राजा था। जार निकोलस सेकेंड के बाद रशिया में पूरी तरह से मोनार्की क्या हो गई, खत्म हो गई। तो लगभग 1,10,000 वर्कर्स क्या हो गए, इकट्ठा हो गए स्ट्राइक करने के लिए। किसके नेतृत्व में, फादर गेपॉन, ठीक है। ये वही फादर गेपॉन है जो यहाँ पे वर्करों का साथ देंगे। लेकिन अब एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा है, लेकिन अब जब पढ़ोगे किसी और बुक्स में रशियन रेवोल्यूशन के बारे में तो आप पाओगे कि फादर गेपॉन ने बाद में इनका क्या छोड़ दिया था, साथ छोड़ के क्या हो गए थे, भाग गए थे, ठीक है। तो लगभग 1,10,000 1,10,000 वर्कर्स ने क्या किया, लीडरशिप ऑफ फादर गेपॉन कहाँ चले गए, विंटर पैलेस की तरफ जाने लगे। किससे बात करने के लिए, जार से बात करने के लिए। आप कहोगे सर ये विंटर पैलेस नाम क्यों ले रहे हैं, क्या उस समय जार के पास बहुत सारे पैलेस होते थे क्या। हाँ भैया, यूरोप में राजा महाराजाओं के अलग ही ठाट थे, अलग ही दुनिया में जीते थे लोग। उन लोग के पास
भैया विंटर के लिए अलग पैलेस है, समर के लिए अलग पैलेस है, सोना उठना खाना पीना सबके लिए उनके पास सब अलग अलग है, ठीक है। तो उस समय के जो किंग्स थे, जो जार्स थे, पूरे यूरोप की मैं बात कर रहा हूँ, इवन फ्रांस में भी देखोगे, हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़ा, ठीक है, वहाँ भी ऐसा ही था, या रशिया में भी ऐसा ही है। अभी जहाँ भी पढ़ोगे ना, जहाँ यूरोप में कहीं के रेवोल्यूशन में पढ़ोगे ना, तो ऐसे ही पाओगे कि राजा महाराजा के क्या हैं, अलग अलग पैलेसेस हैं, ठीक है। तो विंटर पैलेस की तरफ बढ़ने लगे, जहाँ राजा क्या करता था, ठंडियों में रहता था। क्यों भैया? बात करने के लिए जार से। किस बारे में बात करने के लिए? कि भैया राजा साहब सुन लीजिए हमारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम है। कौन कौन सी प्रॉब्लम है? पहला कि हम इतना काम कर रहे हैं, 10 से 12 घंटे, आपने तो नियम बना दिया कि वर्कर से इतना काम नहीं कराना है, लेकिन अभी भी वर्कर से लगभग 15-15 घंटों तक क्या कराया जा रहा है, काम कराया जा रहा है। जो वेजेस हैं वो इंक्रीज नहीं किए जा रहे हैं। अब वेजेस इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, लेकिन फूड प्राइस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो भाई खाना खाने तक के भी हमारे पास पैसे नहीं बच रहे हैं, ठीक है। इंप्रूवमेंट इन वर्कर कंडीशन, वर्कर्स की कंडीशन इतनी बुरी कि एक वर्कर क्वार्टर्स में, एक छोटे से क्वार्टर में 400, 500, हजार लोग क्या कर रहे हैं, भेड़ बकरियों के ठूसे पड़े हैं, रह रहे हैं, कोई सैनिटेशन नहीं, कोई खाने की व्यवस्था नहीं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी वर्कर्स के साथ, और इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को लेकर वर्कर्स कहाँ जा रहे थे, फादर गिबॉन के लीडरशिप में किसके पास जा रहे थे, जार के पास। क्या कि हम बात कर लें, राजा से बात कर लें और अपनी प्रॉब्लम को क्या कर लें, सॉल्व कर लें। अभी इससे पहले जब हम लोग वर्कर्स के बारे में बात कर रहे थे, मैंने बताया था रशिया के समाज के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे, तो वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि वर्कर एसोसिएशन उस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। देख रहा है कितनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि कुछ ही दिनों में 1,10,000 वर्कर्स इकट्ठा हो गए स्ट्राइक करने के लिए, बहुत बड़ा अमाउंट है। वहाँ पे तो पॉपुलेशन ही उस समय उतनी बहुत ज़्यादा नहीं थी, उस हिसाब से देखेंगे तो 1,10,000 पॉपुलेशन का इकट्ठा हो जाना वर्कर्स बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब ये सब लोग जब जा रहे थे विंटर पैलेस की तरफ, तो राजा तो विंटर पैलेस में सुबह सुबह बैठ के संडे को चाय पी रहा था खिड़की से। अचानक से देखा कि 1,10,000 लोग इसकी तरफ आ रहे हैं। बेचारे के हाथ से कब छूट गया, इसको फ्रेंच रेवोल्यूशन आज याद आ गया 1789 का, ठीक है। क्या हुआ था याद है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान राजा रानी को पकड़ के लोगों ने क्या कर दिया था, गुलोटीन कर दिया था। तो जार को लगा कि ये सारे लोग जो आ रहे हैं वो मुझे पकड़ के मेरा भी काम क्या कर देंगे, तमाम कर देंगे। इसलिए राजा ने क्या किया, इन सारे लोगों पे अपने पुलिस और कोसैक्स से क्या करा दिया, अटैक करा दिया। कोसैक्स मतलब हॉर्स आर्मी। और इसकी वजह से लगभग देखेंगे 100 से ज्यादा वर्कर्स मारे गए और लगभग 300 वर्कर्स क्या हो गए, घायल हो गए। 100 से ज्यादा वर्कर्स क्या हो गए, मारे गए, एंड मोर देन 300 वर्कर्स क्या हो गए, घायल हो गए। एक बहुत बड़ी घटना थी, संडे के दिन ये घटना हुई थी, इसीलिए इसको किस नाम से जानते हैं, ब्लडी संडे के नाम से जानते हैं। 1905 ब्लडी संडे। क्लियर है? चलिए, अब ये सब जब कुछ हो गया, ब्लडी संडे जब हो गया, ब्लडी संडे के बाद हुआ क्या, जब लोगों तक ये खबर पहुंची कि राजा ने वर्करों के साथ ऐसा किया है, तो लोगों का सेंटिमेंट वर्करों के साथ जुड़ गया। और इसी वजह से देखेंगे आफ्टर दिस मैथ, इस मैथ के बाद क्या हो गया, स्ट्राइक टू प्लेस ऑल ओवर द कंट्री। पूरे रशिया में जगह जगह जहां जहां ये न्यूज फैली, हर जगह क्या होने लगे, स्ट्राइक होने लगे। यूनिवर्सिटीज बंद हो गई, सारी यूनिवर्सिटीज बच्चों ने क्या कर दी, बंद कर दी कि हम जाएंगे नहीं, यूनिवर्सिटी बंद कर दी। जो लॉयर्स थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर्स थे, जितने भी लोग थे जिन्होंने इस बारे में सुना, सब ने क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दिया कि नहीं भाई बात तो सही है, चाहिए। और सब क्या करने लगे, अपना यूनियन बनाने लगे, यूनियन पे यूनियन बनाने लगे। और किस चीज की डिमांड करने लगे कि हमें भी क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली चाहिए, हमें भी क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। भैया अब तो हो चुका जो हो चुका है, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, लॉ चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए, जिससे देश चले, ऐसी घटनाएं फिर से ना हो। और जब पूरे रशिया में जब घटनाएं होने लगी, तो जार क्या हो गया, डर गया और एग्री हो गया कि चलिए ठीक है, हम पार्लियामेंट बनाने के लिए तैयार हैं। पार्लियामेंट को नॉर्मली रशिया में किस नाम से जानते हैं, तो ड्यूमा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ड्यूमा। क्लियर है? तो अक्सर पूछता है व्हाट इज ड्यूमा, तो रशियन पार्लियामेंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ड्यूमा के नाम से जानते हैं। इस चीज को ध्यान में आप लोग रखिएगा। तो राजा तैयार हो गया, उसने कहा ठीक है, हम ड्यूमा बनाने के लिए तो तैयार हैं, आ जाइए बैठिए, ड्यूमा बनाते हैं, लेकिन मेरे साथ भी कुछ कंडीशंस रहेंगी, ठीक है। कंडीशन क्या रहेगी कि जितने भी वर्कर एसोसिएशन आपने बनाए हैं सबको क्या कर दीजिए, इलीगल कर दीजिए, सारे वर्कर एसोसिएशन को बंद कर दीजिए, अब कोई वर्कर एसोसिएशन नहीं रहेगा, सब कुछ खत्म करिए, आइए हम आपके साथ बैठ के क्या करते हैं, ड्यूमा बनाते हैं। तो ठीक है, पहली ड्यूमा बनाई, ड्यूमा मतलब रशियन पार्लियामेंट, ठीक है। और पहली ड्यूमा बनाने के 75 डेज के अंदर ही जार ने उसको क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, जार ने उसको क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया।
क्या कि नहीं ये ड्यूमा अभी समझ में नहीं आ रही है। फिर सेकेंड ड्यूमा का सिलेक्शन किया गया और सेकेंड ड्यूमा को किंग ने कितने दिन में, राजा ने, जार ने लगभग 90 दिन बाद उसको भी क्या कर दिया, कहा कि नहीं भैया इसको भी क्या करो, खत्म करो, ये ड्यूमा भी हमारे लिए सही नहीं है। और फाइनली राजा ने क्या किया, थर्ड ड्यूमा को सेलेक्ट किया और ड्यूरिंग द थर्ड ड्यूमा के इलेक्शन में राजा ने कुछ ऐसा चक्कर फिराया कि ऐसा कुछ चेंजेस किए कि जो इलेक्शन हो उसके दौरान सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव क्या हो जाए, ड्यूमा में आ जाए। आपको अगर सर कंजर्वेटिव ड्यूमा में आ जाए, ऐसा क्यों चाहेगा राजा, ऐसा जार क्यों चाहेगा, क्योंकि आपको पता है कि कंजर्वेटिव, मैंने शुरू में ही बात की था, वे लोग थे जो सोसाइटी में चेंजेस चाहते ही नहीं थे। जो सोसाइटी में चेंज नहीं चाहेंगे यानी कि वो राजा को मानते होंगे, तो जब राजा को मानेंगे तो ड्यूमा में रहेंगे तो राजा की सारी बात मानेंगे। इस वजह से जार ने क्या किया, ड्यूरिंग द थर्ड ड्यूमा उसने कुछ ऐसा चक्कर फिराया, ऐसा सिस्टम बनाया, अपना ऐसा जुगाड़ बनाया कि सारे के सारे कंजर्वेटिव किस में आ गए, थर्ड ड्यूमा में आ गए। तो थर्ड ड्यूमा चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चला, लोग यही चीज मैंने बताई थी, ठीक है। तो डिसमिसिंग द ड्यूमा, थर्ड ड्यूमा की बात की थी, फर्स्ट ड्यूमा हो गया, ठीक है। और जितने भी 1905 जब ये ड्यूमा बन गया तो मैंने बताया था आफ्टर द 1905 मोस्ट कम्युनिटी एंड यूनियन डिक्लेयर इलीगल, ठीक है। तो जितने भी यूनियंस थे, जितने भी यूनिटी थी, सबको क्या कर दिया गया, इलीगल कर दिया गया, ठीक है। क्रिएट इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट, और एक इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट बनाया गया जिसको हम लोग क्या नाम दे दिया, ड्यूमा। पहली ड्यूमा, तीसरी ड्यूमा, पहली दूसरी और तीसरी ड्यूमा के बारे में मैंने आपको बता दिया। चलिए अब आता है असली कंडीशन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको पता है 1914 टू 1918 चला है और ये दो ग्रुप्स के बीच में लड़ा गया। एक को बोलते हैं एलाइड पावर, एक को बोलते हैं सेंट्रल पावर, ठीक है। इसी को एक्सिस पावर के नाम से भी जानते हैं, तो बहुत परेशान होने की बात नहीं है। बहुत सारे कॉजेज हैं इसके, ठीक है, बहुत सारे कॉजेज है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के। कोलोनिज्म है, इंपीरियलिज्म है, ठीक है, नेशनलिज्म है, ठीक है। और इमीडिएट कॉजेज में अगर मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रिया और पर्शिया का जो मैटर रहा, तो बहुत सारे मैटर रहे हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म कॉजेज और इमीडिएट कॉजेज, कभी मौका मिलेगा तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में आपको स्पेशली अलग से पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको समझाऊंगा कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट क्यों हुआ, उसके पीछे के कारण क्या थे। अब ये जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, तो ये जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ ना, तो कंट्रीज ने क्या कर लिए, अपने अपने ग्रुप्स बना लिए। क्या बना लिए, ग्रुप्स। एक ग्रुप्स बना जिसको हम लोग बोलते हैं एलाइड पावर, एलाइड मतलब दोस्त, मित्र राष्ट्र, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, मित्र राष्ट्र, यानी कि एलाइड पावर। एक को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल पावर, केंद्रीय शक्ति या ध्रुवीय शक्ति के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। एलाइड पावर की बात करें तो एलाइड पावर में कौन कौन था, तो रशिया था, फ्रांस था, ब्रिटेन, ठीक है। और ब्रिटेन था तो ब्रिटेन के साथ मैंने यहाँ इंडिया लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि उस समय हम क्या थे, कॉलोनी थे। अक्सर बच्चे पूछते हैं सर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इंडिया कहाँ था, क्या इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। तो देखिए हम तो अंडर द ब्रिटिश कॉलोनी थे ना हम लोग, तो हम तो ब्रिटिशर्स के अंडर में थे। तो अगर ब्रिटिश लड़ेंगे मतलब हम भी लड़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा एम्पायर ब्रिटिश एम्पायर मतलब इंडियन एम्पायर था उस समय, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। इटली की मैं बात कर लूँ, और अमेरिका भी इस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में एलाइड पावर की तरफ से था 1917 में, लेकिन वो आया था, ठीक है। वहीं सेंट्रल पावर की तरफ से मैं बात करूँ तो सेंट्रल पावर की तरफ से कौन था, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और टर्की, यही है आपका। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया, जर्मनी, टर्की, आप आज टर्की बोलते हैं, पहले ऑटोमन एम्पायर था, बहुत बड़ा एम्पायर था। तो इन दोनों के बीच क्या हुई, लड़ाई हुई, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा रशिया पे, रशियन रेवोल्यूशन में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, बहुत पड़ा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर की अगर मैं बात करूं तो आइए देखते हैं थोड़ी सी इनके बारे में, ठीक है। रशिया वाज इनिशियली पॉपुलर इन वॉर एंड पीपुल अलाइड अराउंड द जार निकोलस सेकंड। शुरुआत में तो लोगों ने जार निकोलस सेकंड को सपोर्ट किया कि नहीं चलो ठीक है, जार है, अपनी कंट्री है, वॉर लड़ रहा है तो हम क्या करें, जार को सपोर्ट करें। बट धीरे धीरे लोगों ने कहा कि नहीं यार ये वॉर हमारे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जार ने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, किसकी बात मानने से, ड्यूमा की बात मानने से। धीरे धीरे जार ने ड्यूमा की बात मानने से क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। तो लोगों को लगा कि भाई हम ड्यूमा पार्लियामेंट की बात जार नहीं मान रहा है, इसलिए लोगों का मन थोड़ा सा जार के ऊपर से क्या होने लगा, हटने लगा। अभी आपने देखा यहाँ पे एलाइड पावर में, यहाँ पे जर्मनी है और इधर रशिया है,
तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट लड़ रहे थे। क्या लड़ रहे थे, अगेंस्ट लड़ रहे थे। और एक ये भी रीजन रहा रशिया में, ठीक है। तो आप देखेंगे एंटी जर्मन सेंटिमेंट रेन हाई, एंटी जर्मन सेंटिमेंट बहुत तेजी से बढ़ने लगा। और रशिया में एक जगह था जिसका नाम था सेंट पीटरबर्ग, एक रशिया में एक जगह था जिसका नाम क्या था, सेंट पीटरबर्ग, एक जर्मन नेम है ये, ठीक है। तो लोग इतना एंटी जर्मन सेंटिमेंट हाई हो गया था रशिया में कि लोग ने इस सेंट पीटरबर्ग का नाम चेंज कर कर क्या रख दिया, पेट्रोग्रेड रख दिया। क्या रख दिया, पेट्रोग्रेड। ऐसा हुआ क्यों, ऐसा अचानक से लोगों के अंदर जर्मनी के अगेंस्ट नफरत क्यों पैदा हो गई? इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि जार निकोलस सेकंड से जिसकी शादी हुई थी, जो जरीना थी, कहाँ की, रशिया की, वो कौन थी, अलेक्जेंड्रा थी। और वो कहाँ की थी, ये थी भैया जर्मन ओरिजिन। तो लोगों को लगा कि भाई अपने ससुराल वालों की तरह, ससुराल वालों से लड़ रहा है तो हो सकता है क्या है, थोड़ा सा जार का झुकाव उधर ना हो जाए, ठीक है। दूसरा, जो जरीना थी, इनका एक बहुत अच्छा मित्र था, एक मोंग था जिसका नाम था रासपुतीन। तो जरीना और रासपुतीन द्वारा कुछ ऐसे काम किए गए जिसकी वजह से लोगों का जार पर से भरोसा क्या होने लगा, उठने लगा। लोगों को लगा कि ये जर्मनी की तरफ से लड़ रहे हैं। तो एक एंटी जर्मन सेंटिमेंट इसीलिए बहुत तेजी से राइज किया। और इनके कुछ ऐसे काम के, रासपुतीन और अलेक्जेंड्रा ने कुछ ऐसे काम किए जिससे लोगों का भरोसा जार से धीरे धीरे उठने लगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आप देखेंगे जो रशिया था वो दो फ्रंट से लड़ रहा था, दो फ्रंट, ईस्टर्न फ्रंट से भी वॉर कर रहा था और वेस्टर्न फ्रंट से भी क्या कर रहा था, वॉर कर रहा था। ईस्टर्न फ्रंट की मैं बात करूं और वेस्टर्न फ्रंट की बात करूं तो वेस्ट आर्मी फॉर्ट फ्रॉम द ट्रेंचेस, वेस्ट आर्मी ट्रेंचेस के थ्रू लड़ रही थी। ट्रेंचेस मतलब ये पतले पतले जो नाली की तरह बन जाते हैं ना, आपने बॉर्डर मूवी में देखा होगा ना, जो पतली सी नाली बनी रहती है उसमें खड़े होकर सोल्जर लड़ते रहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेंचेस बोलते हैं। तो ट्रेंचेस के थ्रू लड़ रहे थे, ठीक है। ईस्टर्न फ्रंट में फ्रांस से बहुत सारा, वेस्टर्न फ्रंट में फ्रांस से बहुत कैजुअलिटी यहाँ भी हो रही थी। एंड ईस्ट आर्मी मूव अ गुड डील, ईस्ट में चलो सब कुछ ठीक था, ट्रेंचेस नहीं थे, लेकिन जो बैटल हो रहा था उसमें बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हो रही थी, बहुत ज्यादा रशियन सोल्जर्स मारे जा रहे थे, ठीक है। दोनों तरफ से लगभग आप देखेंगे, दोनों जगहों से, वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट से, दोनों जगहों से रशिया क्या हो रहा था, हार रहा था। एक बहुत शॉकिंग एंड डिमोरलाइजिंग कॉन्सेप्ट था उस समय, ठीक है। रशियन आर्मी डिस्ट्रॉय, अब जब रशिया हार रही थी, रशियन आर्मी हार रही थी, तो क्या करती थी, पीछे हटती थी। कोई भी आर्मी हारती है तो क्या करती है, पीछे की तरफ हटती है। और जब पीछे हट रही थी तो क्या कर रही थी, रशियन आर्मी डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एंड बिल्डिंग टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम द बीइंग एबल टू लिव इन देयर लैंड। तो रशियन आर्मी क्या करती थी, जैसे जैसे पीछे की तरफ हट रही थी, वो अपने ही लैंड में जो क्रॉप्स थे उनको डिस्ट्रॉय कर रही थी, अपना ही जितना भी घर था उसको डिस्ट्रॉय कर दे रही थी, अपने ही जितने पॉन्ड्स थे लेक में उसमें जहर मिला दे रही थी। क्यों? क्योंकि दुश्मन की आर्मी जब हमारे टेरिटरी में आए, हमारे क्षेत्र में आए, तो उसको सरवाइव करने के लिए कुछ भी ना मिले और वो भूख प्यास से मर जाए या फिर वापस चली जाए, ठीक है, ताकि रशिया के अंदर आकर उसको उस पर कब्जा ना किया जा सके। तो रशियन आर्मी जैसे जैसे पीछे हट रही थी, हारते हुए पीछे हट रही थी, वो अपने ही क्रॉप्स, बिल्डिंग सबको क्या कर रही थी, डिस्ट्रॉय कर रहे थे, ताकि जो एनिमी है जब वो आ जाए उनको जिंदा रहने के लिए कुछ भी मिले ना। और इस वजह से रशिया में लगभग 3 मिलियन रिफ्यूजीज इन रशिया में लगभग 3 मिलियन रिफ्यूजीज उस समय हो गए। तो 30 लाख लोग बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। 30 लाख लोग क्या हो गए, रिफ्यूजीज बन गए। सिचुएशन इतनी खराब थी रशिया की, बहुत ही ज्यादा खराब थी सिचुएशन, डिस्क्रेडिट द गवर्नमेंट। अब ये सिचुएशन इतनी खराब थी कि जार की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे क्या होने लगी, खत्म होने लगी। सोल्जर्स मेंटली इतने डिमोरलाइज हो गए, सोल्जर डिडंट विश टू फाइट सच वॉर, उनको ये वॉर लड़ने का मन ही नहीं कर रहा था, वो चाह ही नहीं रहे थे कि वो वॉर लड़े, ठीक है। रशिया की जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, वैसे भी थोड़ी बहुत थी, क्या थी, थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज थी, वो भी क्या होने लगी, बंद होने लगी। इम्पैक्ट पड़ा इंडस्ट्री पे, बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा रशिया पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का। क्यों? क्योंकि भैया जो इंडस्ट्रीज हैं भाई कैसे चलेंगी, उनको रॉ मटेरियल चाहिए, उनको मशीनरीज चाहिए भाई, लगातार जब मशीन चलती रहेंगे तो खराब भी तो होंगे, उनके इक्विपमेंट चाहिए। रशिया में तो मैन्युफैक्चरिंग थी नहीं उन इक्विपमेंट की, वो सारे इक्विपमेंट क्या करने पड़ते थे, बाहर से मंगाने पड़ते थे। अब वॉर की वजह से ना ही इनका माल बाहर जा रहा है, ना ही इक्विपमेंट आ रहे हैं, इस वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज क्या हो गई, बंद होने लगी, ठीक है। बहुत सारी सप्लाई इंडस्ट्रीज की क्या हो गई, बंद हो गई। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट होते हैं भाई वो खराब होने लगे, नॉर्मल सी बात है। और 1916 में रेलवे लाइन भी क्या होने लगी, धीरे धीरे टूटने लगी, ये भी दिक्कत था। और जब वॉर स्टार्ट होती है तो सोल्जर्स की डिमांड बढ़ती है, तो जितने भी हट्टे खट्टे लोग थे सब कहाँ चले गए, आर्मी में वॉर लड़ने के लिए चले गए। इस वजह से
लेबर्स की भी क्या होने लगी, शॉर्टेज होने लगी, कहाँ पे, पूरे रशिया में। ये थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिला वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का रशिया पे, ठीक है। तो ये रशिया का ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का कंडीशन रहा, ठीक है। यहीं तक हम लोग देखेंगे आज के टॉपिक में, यहीं तक हमारा रहेगा। जो कल का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फरवरी रेवोल्यूशन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर में। ये फरवरी रेवोल्यूशन होगा 1917 में, ठीक है ना। 1917 में ये जो फरवरी रेवोल्यूशन होगा इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे कि ऐसा फरवरी रेवोल्यूशन जो हुआ वो क्यों हुआ, उसके पीछे के कारण क्या थे, ठीक है। इन सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आज जो हम लोग ने टॉपिक देखा, कौन कौन से देखा, आइए एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करा दूं। सॉरी, ये रहा, हाँ, द रशियन रेवोल्यूशन। तो रशियन रेवोल्यूशन के बारे में हम लोगों ने बात की। मैंने बात किया था कि रशिया में जार निकोलस सेकंड का रूल था, मेजॉरिटी रिलीजन कौन सी थी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या था, सपोर्ट फॉर, सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, इकोनॉमिक एंड सोसाइटी। रशिया की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी उस समय और रशिया की सोसाइटी कैसी थी उस समय, इसके बारे में हम लोगों ने बातें कर ली है। रशिया की सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में बात की। इंडस्ट्रियल वर्कर एंड क्राफ्ट वर्कर्स के बारे में बात की कि इंडस्ट्रियल वर्कर कौन थे, क्राफ्ट वर्कर कैसे काम कर रहे थे, ठीक है। वही डिवीजन ऑफ लेबर भी बात किया रशिया में हम लोगों ने। उसके बाद द रोल ऑफ वर्कर एसोसिएशन के बारे में बात किया, ठीक है। पीजेंट्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर यूरोप, सोशलिज्म इन रशिया, रशिया में सोशलिज्म कैसे आया, ठीक है। पीजेंट्स के बारे में बात किया। रीजन फ्रॉम द 1905 रेवोल्यूशन, जिसको हम लोग ब्लडी संडे के नाम से जानते हैं, तो इनके पीछे का रीजन क्या था और वर्कर्स की डिमांड क्या थी, यहाँ पे मैंने लिख दिया पूरा। इस 1905 रेवोल्यूशन के बाद हुआ क्या, फाइनली क्या बन गया, ड्यूमा, जिसकी डिमांड लोग कर रहे थे, यानी कि पार्लियामेंट बन गया, ठीक है। बट पार्लियामेंट बनने के बाद जार ने क्या कर दिया, लगातार ड्यूमा को क्या करने लगा, डिसमिस करने लगा, और लास्ट में थर्ड ड्यूमा में सारे कंजर्वेटिव भर लिए, ठीक है। और उसके बाद वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हम लोगों ने देखा और रशिया की कंडीशन देखी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में रशिया की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। और इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग आगे चलकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि 1970 का फरवरी रेवोल्यूशन होता है और उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा रशिया पे, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। और उन कारणों के बारे में बात करेंगे, उन रीजन्स के बारे में बात करेंगे कि 1970 का फरवरी का रेवोल्यूशन क्यों हुआ। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लोग बात करेंगे फरवरी रेवोल्यूशन के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि वो चीज़ आपको क्या कर दी जाए, एकदम क्लियर, नीट एंड क्लीन कर दी जाए, एकदम फ्रेश हो जाए आपके लिए, फिर से आपको एकदम ईजिली क्या हो जाए, समझ में आ जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम लोग बात करेंगे फरवरी रेवोल्यूशन के, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे, गुड नाइट एवरीवन।